तो दोस्तों फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्कर्ष करंट अफेयर्स मैगजीन से 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक के सारे करंट अफेयर्स को देखने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है हमारा ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का टॉपिक है। आगामी यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, 69वीं बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये मैगजीन रामबाण है। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी इसमें फैक्ट दिए हुए हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे मैंने बताया आपको 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक के सारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक जो है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है और इसके अंतर्गत जो आज का पहला टॉपिक है ये है एविएशन गैस का निर्यात। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि भारत अपने इतिहास में पहली बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने विमानन ईंधन का निर्यात शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत छोटे विमानों और मानव रहित हवाई वाहनों को उड़ाने के लिए होती है। इस गैस का जो नाम है दोस्तों वो है एवी गैस 100 LL, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि भारत ने पेट्रोलियम निर्यात की शुरुआत के साथ ही अनुमानित $2.7 बिलियन के वैश्विक बाजार में क्या किया है, प्रवेश कर गया है। ठीक है, कहा जाता है पहली बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 80 बैरल एविएशन गैस का पहला माल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT से पापुआ न्यू गिनी के लिए भेजा है। ठीक है, कहा जाता है प्रत्येक बैरल में 16 किलोलीटर एविएशन गैस की क्षमता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2022 में विमानन ईंधन का उत्पादन शुरू किया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर हम देखें तो कहा जाता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत में ईंधन का एकमात्र निर्माता और संयंत्र की वार्षिक क्षमता 5000 टन है, ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट। कहा जाता है कि इस गैस के स्वदेशी उत्पादन से न केवल विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी बल्कि नवोदित पायलटों के लिए घरेलू उड़ान स्कूलों में प्रशिक्षण भी किफ़ायती हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया जा रहा है, तो विशाखापट्टनम को बनाने की बातें चल रही है। तो कहा जाता है कि 31 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा किया है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। ठीक है, इससे पहले भी जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए 3 विकल्पों पर विचार किया गया था, इनमें कुर्नूल, मौजूदा राजधानी अमरावती भी शामिल था। ठीक है, कहा जाता है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला शहर है दोस्तों। वर्ष 2014 में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश क्या हुआ, विभाजन हुआ, उसमें नए राज्य को हैदराबाद को संयुक्त रूप से राजधानी बनाया गया था और चंद्रबाबू नायडू की जब नेतृत्व में सरकार बनी थी आंध्रा में, तब वर्ष 2015 में अमरावती को नई राजधानी बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है यहाँ पे कि उसके बाद 2020 में राज्य ने 3 राजधानी शहर बनाने की योजना बनाई, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के लिए विशाखापट्टनम को रखा गया, विधायिका के लिए अमरावती को और न्यायपालिका के लिए कुर्नूल को। तो आपको ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और नई राजधानी किसे बनाने की बात चल रही है वो भी आपको विशाखापट्टनम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो कहा जा रहा है निजी टीवी चैनलों पर 30 मिनट की छूट। ठीक है, कहा जाता है 30 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने छूट देते हुए कहा है कि निजी प्रसारकों द्वारा प्रसारित 30 मिनट की दैनिक अनिवार्य सार्वजनिक सेवा को अन्य टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण सामग्री लगातार 30 मिनट की नहीं होनी चाहिए और इससे छोटे समय के स्लॉट में तैयार किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। कि इसी के अंतर्गत जो है कहा जा रहा है कि विज्ञापन जो टीवी चैनलों के लिए 30 मिनट का जो विज्ञापन की बात किया जा रहा है ना, तो कहा जा रहा है विज्ञापन के अंतराल के बीच लोक महत्व, देखिए कैसी बातें आपको बताई जाएंगी, वो सरकार कह रही है लोक महत्व से जुड़ी सामग्री जिस अवधि के लिए प्रसारित की जाती है उस पर वाणिज्यिक विराम के लिए निर्धारित 20 मिनट की समय सीमा क्या है, लागू नहीं होती है। ठीक है, कहा जा रहा है निजी प्रसारकों को प्रसारण सेवा पोर्टल पर मासिक रिपोर्ट पेश करनी होगी। मंत्रालय ने पिछले वर्ष नवंबर में निजी टेलीविजन चैनलों को एक नए सेवा दायित्वों के तहत राष्ट्रीय महत्व के और सामाजिक प्रासंगिकता रखने वाले 8 विषयों के तहत प्रत्येक दिन 30 मिनट के लिए ये सामग्री प्रसारित करने को कहा था। ठीक है, उनको क्या करना है, 24 घंटे में 30 मिनट ऐड के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए सरकार की बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो
ऐड के माध्यम से चीज़ों को बताया जाए, ताकि जो है कि बहुत सारे लोगों तक अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता के लिए ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है। ये आपको याद रखना है। कहा जा रहा है राष्ट्रीय महत्व और प्रासंगिक सामाजिक विषयों की सूची में देखिए कौन कौन सा जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों को भी जोड़ा गया है। अब देखिए जल संरक्षण कैसे किया जाए, इसके बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो गाँव तक ये सारी चीज़ों को संरक्षित करने के लिए लोगों के अंदर क्या होगा, जागरूकता आएगा। आपदा प्रबंधन से बचने के लिए क्या जरूरी है, किस तरीके से बचा जाता है, अगर उसके माध्यम से, ऐड के माध्यम से चीज़ें समझ में आएंगी लोगों को, तो कहीं ना कहीं जब भी ऐसी कोई आपदा आती है तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ इस तरीके से चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना लोक हित में बातें की जा रही है। इसी के अंतर्गत हम आगे बात करें तो कहा जाता है कि सरकार ने जन कल्याणकारी सामग्री के प्रसारण के उद्देश्य से प्रासंगिक वीडियो या विभिन्न स्रोतों के सामग्री के भंडारण के रूप में एक साझा ई मंच, देखिए साझा ई मंच तैयार करने की भी अनुमति दी है, जिसे टेलीविज़न चैनल की ओर से उपयोग किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली जो है ना ये जागरूकता फैलाने के लिए 30 मिनट पूरे दिन में प्रत्येक चैनल को सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय महत्व की जो बातें हैं, ठीक है, सामाजिक प्रासंगिकता की जो बातें हैं, ऐसे विषय से संबंधित 8 विषयों को सरकार ने दिया है, जिसमें जो है जल संरक्षण यहाँ पर मैंने बताया और आपदा प्रबंधन जैसे विषय को भी जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आए तो कहा जा रहा है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों में बदलाव किया गया है। तो कहा जा रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों में बदलाव किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है इसे आसान बनाने के साथ ही कम समय लेने वाली प्रक्रिया बनाना है। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल प्रति हस्ताक्षरित या लिखित बयान को प्रमाणित करने या प्रति हस्ताक्षरित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता को खत्म करने हेतु पिछले निर्णय को बदल दिया है। ठीक है, कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी व्यक्ति के लिए वैध वसीयत बनाने हेतु नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लिविंग विल संबंधित जिला न्यायालय की निगरानी में रखने के बजाय यह दस्तावेज राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, जिसे देश के किसी भी भाग में अस्पतालों डॉक्टरों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, कहा जा रहा है यदि अस्पताल का मेडिकल बोर्ड चिकित्सा उपचार वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करता है तो रोगी के परिवार के सदस्य संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, जो अंतिम निर्णय लेने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों का एक जो है नया बोर्ड नियुक्त करने का कार्य करेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि पैसिव यूथनेशिया है क्या। ठीक है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है क्या। तो कहा जाता है कि इसका तात्पर्य जो है किसी व्यक्ति को मरने की अनुमति देने के उद्देश्य से चिकित्सा उपचार को क्या किया जाए, रोक दिया जाए या वापस लेने का कार्य किया जाए। अब मान के चलें कि कोई इमरजेंसी वार्ड में गया हो, ठीक है, काफ़ी सीरियस पेशेंट हो और मतलब कि गंभीर बीमारी से ग्रसित हो और इतना पीड़ा है कि वो सह नहीं पा रहा है और उसे ऐसा लगता है कि हमें जल्द से जल्द मृत्यु मिल जाए। ठीक है, ताकि जो ये पीड़ा से जो है हम बच पाएँ। ठीक है, अब वैसी स्थिति में क्या है कि अगर घर वाले कोई भी संतान जो हैं नहीं, ये नहीं चाहते कि हाँ हमारे जो भी हैं वो उनका कोई नुकसान हो। ठीक है, तो उनके माध्यम से क्या होता है, उनका ट्रीटमेंट चलते रहती है। लेकिन कई बार ये होता है ना कि अब जो है ना कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, तो वैसी स्थिति में अब पैसा नहीं है, इलाज नहीं करा सकते हैं, तो क्या किया जाए ना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में जो उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही थी, मेडिकल इक्विपमेंट लगी हुई थी, उसे क्या किया जाए, धीरे धीरे करके क्या कर दिया जाए, वापस कर लिया जाए। ठीक है, जो धीरे धीरे चीज़ों को निकाला जाए ताकि वो जो है धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाए। ये सारी चीज़ें आती हैं पैसिव क्या यूथनेशिया में, यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में। कहा जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को यह कहते हुए वैध कर दिया था कि यह लिविंग विल का विषय है। ठीक है, लिविंग विल हमने पहले डिस्कस कर लिया। अदालत ने विशेष रूप से कहा कि मृत्यु की प्रक्रिया में गरिमा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। ये भी कहीं ना कहीं आपका फंडामेंटल राइट्स बनता है। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम किसी भी ऐसे व्यक्ति जो असहनीय पीड़ा, देखिए असहनीय, जिसको सहा नहीं जा सकता है, सामना करता है और जिसके स्वास्थ्य में सुधार की कोई संभावना या गुंजाइश नहीं है, कोई इच्छा मृत्यु या सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति देते हैं। कौन से देश, तो नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम। ठीक है, ये मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान। कहा जाता है कि बजट 2023-24 में भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सकेंगे। ठीक है, कहा जाता है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा अनुमोदित
किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि भारत ने वर्ष 2018 को बाजरा के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। प्रमुख मोटे अनाज के रूप में बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ, फिंगर, बाजरा और अन्य कुटकी जैसे कोदो, फॉक्सटेल, प्रोसो और बर्न यार्ड, ये सारे मोटे अनाज के श्रेणी में आते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है अन्न श्री अन्न। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम आए तो हाइफा बंदरगाह। कहा जा रहा है दोस्तों कि अडानी समूह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। ये आपको याद रखना है। कहाँ है हाइफा बंदरगाह? तो ये इजराइल में है। देश तो इजराइल होगा। इस सौदे के तहत अडानी समूह तेल अवीव में, देखिए तेल अवीव में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करेगा। ये भी आपको याद रखना है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इजराइल के गाइडोट ग्रुप के कंसोर्टियम ने जुलाई 2022 में 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए हाइफा बंदरगाह के निजीकरण के लिए टेंडर मिला है। किसको? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। ठीक है, याद रखना है इसको। इसने 11 जनवरी 2023 को खरीद की प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद से यह बंदरगाह पर कार्य प्रगति पर है। ध्यान रखने वाला फैक्ट है। कहा जाता है कि इस कंसोर्टियम में भारतीय भागीदारी की हिस्सेदारी 70% है, जबकि इसके इजराइल साझेदार गाइडोट के पास 30% की हिस्सेदारी होगी। ठीक है, इसीलिए जो है अडानी समूह इसका प्रॉपर जो है मालिकाना हक किसके पास है? ओडेशा शहर न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो कहा जा रहा है दोस्तों, यूनेस्को ने यूक्रेन के ऐतिहासिक केंद्र का शहर ओडेशा को खतरे में विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया है और पेरिस में एक समिति की बैठक के दौरान इसे खतरे में होने के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, कहा जाता है कि इस शहर को यूनेस्को की सूची में रखने से रूस पर ओडेशा पर आक्रमण करने से रोकने का अधिक दबाव होगा और शहर को धन और तकनीकी सहायता की बेहतर पहुंच भी होगी। कहा जाता है दोस्तों कि रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से यूक्रेन में मंदिरों, संग्रहालयों, स्मारकों, पुस्तकालयों सहित कम से कम 236 सांस्कृतिक स्थलों का नुकसान किया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, कहा जा रहा है कि कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जीवाले ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी जो है किंशासा है। याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है कि वर्ष 2015 के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित किया गया है इसे, और जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कहा जाता है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी है। ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है तथा इस संगठन में कुल 112 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 92 देशों ने इसकी पुष्टि की है। ये आपको संख्या याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा। कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट एलोरा। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की स्थानीय भाषाएं जैसे गोंडी, मुंडारी जैसी छोटी भाषाओं को डिजिटल दुनिया में प्रवेश करवाना एवं उनकी प्रयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, कहा जाता है इसका पूरा नाम की अगर हम बात करें तो इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस। ठीक है, आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करीब 30 लाख वक्ताओं के साथ गोंडी और झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बोले जाने वाली मुंडारी, साथ ही अरुणाचल प्रदेश की इडू मिश्मी भाषा को चुना गया है। तो आपको ये भाषा याद रखना है किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, कहा जाता है कि एलोरा का मुख्य लक्ष्य भावी पीढ़ियों के लिए स्थानीय भाषा और संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करना है। कहा जाता है दोस्तों कि इस प्रकार डिजिटल उपस्थिति में इनमें से कुछ भाषाओं को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है, उसमें मदद हो सकती है बचाने में। इसके अतिरिक्त मुंडारी के लिए MSR ने IIT खड़गपुर और जर्मन डेवलपमेंट फंड GIZ के साथ साझेदारी की है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आए तो कहा जाता है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक संचालित होंगी और भारत में डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है इसे। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है देसी रहेगा। ठीक है, इसका नाम वंदे भारत के तर्ज पर वंदे
मेट्रो रखा गया है, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि बजट 2023-24 में भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक 2.41 लाख करोड़ रुपये आवंटन किया गया, ये आपको रकम याद रखना है। भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नैरो गेज विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यह कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में इसका अन्य स्थानों पर विस्तार किया जाएगा। कहा जाता है दोस्तों कि सरकार ने 35 हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनों का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाले जर्मनी विश्व का पहला देश है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आएँ तो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय का पहला स्थापना दिवस। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का पहला स्थापना दिवस की बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है 4 फरवरी 2023 को 73 वर्षों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा 4 फरवरी को। ठीक है, इस कार्यक्रम में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन, भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं, को मुख्य अतिथि बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस की शुरुआत DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में की गई है, ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पेज पे आएँ तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई जश्न नहीं मनाया जाता था, यहाँ केवल संविधान दिवस मनाया जाता था जो कि संविधान को समर्पित था। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था, 28 जनवरी 1950 को, ये आपको याद रखना है, स्थापना इसकी याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले में 450 करोड़ रुपये के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है, जो इफ्को की 5वीं उर्वरक इकाई है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? देवघर। ठीक है, झारखंड। यह संयंत्र सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करेगा और इस संयंत्र से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम आए तो कहा जा रहा है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यायात्सो झील को चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि यह बड़ी संख्या में बार हेडेड गूंज, काली गर्दन वाली क्रेन और ब्राह्मणी बत्तख जैसी पक्षियों तथा जानवरों का आवास है और यह भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको ये झील याद रखना है। ठीक है, ताकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है BFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन। कहा जाता है दोस्तों 4 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर और VFS ग्लोबल एकेडमी के द्वारा एकेडमी के उद्घाटन के साथ राज्य के लिए एक नया ग्लोबल गेटवे लॉन्च किया है। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, VFS ग्लोबल सरकारों और राजनयिक मिशनों के लिए विश्व की सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग और प्रौद्योगिकी सेवा विशेषज्ञ है। आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं से लैस इस विशाल और आरामदायक सुविधाओं में एक वर्ष में लगभग 1.2 लाख आवेदनों को संसाधित की क्षमता होगी और यह उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए अत्यधिक लाभकारी भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों भारत ऊर्जा सप्ताह 2023। अगर हम इसकी बात करें तो कहा जाता है कि 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। यह फैक्ट याद रखिएगा, कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। भारत ऊर्जा सप्ताह 6 फरवरी से 8 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य जो है ऊर्जा संक्रमण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को क्या करना है? प्रदर्शित करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल की अनवॉल्ट पहल के तहत वर्दी लॉन्च की। ये वर्दी पुनर्नवीकरण PET बोतलों से बनी है। कहा जाता है मोदी ने इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल को भी समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इथेनॉल सम्मिश्रण रोड मैप की तर्ज पर 11 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 खुदरा दुकानों पर E20 ईंधन का भी शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, इसी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि भारत ग्रे हाइड्रोजन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन की हिस्सेदारी भारत में, देखिए भारत जो है ग्रे हाइड्रोजन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाएगा, ये
रखा गया है लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो कहा जा रहा है व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद। भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया है। अप्रैल 2022 में भारत यात्रा के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TTC की शुरुआत की थी। ठीक है, पहली यूरोपीय संघ भारत मंत्री स्तरीय बैठक 2023 में आयोजित करने की योजना है, ये आपको याद रखना है। TTC की मंत्री स्तरीय बैठकें 3 कार्यकारी समूहों के प्रारंभिक कार्य पर निर्भर करेंगी। कहा जाता है यूरोपीय संघ और अमेरिका ने जून 2021 में एक TTC लॉन्च किया है। ये कार्य समूह आपसी हित के क्षेत्रों जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G, साइबर सुरक्षा, डिजिटल कौशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ में आए तो कहा जा रहा है विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। कहा जा रहा है दोस्तों वर्ष 2021 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है यूनेस्को के विरासत का टैग विश्वविद्यालय को अप्रैल या मई 2023 में प्राप्त होने की उम्मीद है। समानता विरासत का टैग अमूर्त स्मारक को दिया जाता है, परंतु विश्व में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत का टैग मिलने जा रहा है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जाता है दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे जैव विविधता, नाभिकीय और सौर ऊर्जा का समझौता, सौर ऊर्जा पर समझौता, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जैव विविधता की रक्षा के लिए साथ नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर सहयोग करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि पहली बार सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान इस साझेदारी की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया था। कहा जाता है दोस्तों कि इसके अलावा तीनों देश वन हेल्थ दृष्टिकोण को लागू करने हेतु मजबूत सहयोग स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक। ठीक है, कहा जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला H2ICE टेक्नोलॉजी से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक प्रस्तुत किया है। रिलायंस ने बेंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक में इस हैवी ड्यूटी ट्रक को प्रस्तुत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रक को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंतर्गत लगभग 12 से 15 ऐसे न्यूज़ थे जिसे हमने शामिल किया है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।